हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, पहले ही एडमिट कार्ड आ चुका है, परीक्षा की घड़ी आ चुकी है और तैयारी हमारी सही चली रही थी। प्रीत का तो मैंने करवा ही दिया था, काफ़ी अच्छा पोर्शन। बाकी आप लोग लेट लगे थे, डेट मिले थे, कुछ बाद में मिले हैं, कुछ तो अभी जुड़े हैं। 14,000 करीब सब्सक्राइबर हो गए हैं, उसमें कुछ बच्चे तो अभी के हैं। मगर उम्मीद है कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जाएगा आपका। पॉजिटिव वे में जाइएगा। एक तरह से ये समझिएगा कि ये अंतिम नहीं है, एक पड़ाव है। अगर बन गए 24 में ठीक है, नहीं 25 में हम 24 में अपनी कमियों को जानकर 25 में उन्हें दूर करके उसको अंतिम पड़ाव बनाएंगे। तो हमारी क्लास में कुछ मैं नया करवाने जा रहा था। कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो इम्पोर्टेंट है, 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं और वो क्वेश्चन के सेगमेंट हमने करवाए थे। कल क्लास हुई थी, कल पे हमने 175 लाइनर की क्लासेस हमने कल करवाई थी, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। आज इसको हम लोग शुरू करते हैं। आज जो क्लास है इसमें उत्तर प्रदेश के पर्यटन से संबंधित क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। उत्तर प्रदेश में जो पर्यटन से संबंधित फैक्ट हैं हम उसको देखते हैं। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। इस बार ज़्यादा बढ़ने की भी संभावना हो सकती है क्योंकि उत्तर प्रदेश ने पर्यटन के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ग्रोथ की है। ठीक है, अब की बार जीएस 100 पार, अब की बार जीएस 100 पार, यही सोच के जाइएगा। पिछली बार 94 गई थी मेरिट, इस बार अगर 100 करेंगे हम तो सोचेंगे तो 98 100 पे अटक जाते हैं, तभी कुछ बात बन पाएगी। तो यहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं अपने इस सेगमेंट की, अपने इस एग्ज़ाम की। ये क्लास कल हुई थी, ये देख लीजिएगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। 175 पॉइंट्स करवाए गए थे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जो करंट है वैसे तो 1 साल का करंट आता है, मगर लास्ट में 4 महीने का करंट ज़्यादा आता है। उस 4 महीने में और पूरे साल में ओवरऑल जो महत्वपूर्ण हुआ था उसको हमने यहाँ पे कवर क्लास में करा था। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं, 50 मिनट्स का वीडियो है। तो आज हम लोग चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर्यटन से संबंधित, टूरिस्ट से संबंधित। उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में हुई थी। यस, यूपी की जो सीरीज चली थी हमारी, यूपी को जानिए 1000 MCQ के द्वारा, उसमें हमने इस बात को पढ़ा था। यूपी के पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में की गई थी, बात सही है। दूसरी स्टेटमेंट है यूपी पर्यटन निगम की देखभाल के लिए 1995 में पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई थी, ये गलत है। विभाग 56 में बना था, मगर निगम की स्थापना 1974 में उत्तर प्रदेश में हो गई थी, निगम की स्थापना। तो इसका आंसर क्या है, पहला सही है और दूसरा गलत है। फर्स्ट सही है, दूसरा गलत है। और उत्तर प्रदेश पर्यटन निगम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है डियर, लखनऊ में इसकी है। और उत्तर प्रदेश ने इसी पर्यटन के तहत उत्तर प्रदेश ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा भी दिया। उत्तर प्रदेश में जो पर्यटन है उद्योग का दर्जा उसको प्राप्त है। नेक्स्ट, जून 2010 में प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन नीति की घोषणा की थी। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने की घोषणा 2010 में नहीं की थी सरकार ने, लेटेस्ट योजना है 2015 में सरकार ने इसकी घोषणा की थी। तो ये गलत है। इस नीति के तहत ऐसे गांव चिन्हित कर विकसित किए जाने की व्यवस्था की गई है जो मुख्य पर्यटन स्थल व परिपथ के समीप हो, जहां पर्यटन की संभावना है। ये बात सही है, ये बात सही है। ग्रामीण पर्यटन नीति के अनुसार 1950 से पहले निर्मित घरों व हवेलियों को पर्यटकों के लिए आवासीय व्यवस्था के रूप में विकसित करने की अधिकतम 5 लाख रुपए देने की व्यवस्था है। मतलब एक तरह से हेरिटेज पर्यटन को डेवलप करना है। तो ये दोनों सही है, आंसर होगा सी। एक गलत है, 2 और 3 ही सही है। एक गलत है, 2 और 3 ही सही है। 2015 में शुरू की गई थी उत्तर प्रदेश ग्रामीण पर्यटन नीति। दो 2016 में उत्तर प्रदेश सरकार ने नई पर्यटन नीति की घोषणा की, ये बात भी सही है। 2000 में की गई थी, फिर 2018 में आई थी, अब 2022 में लेटेस्ट आई है। इसके तहत पर्यटन क्षेत्र के विकास हेतु 17 नए परिपथ का चयन किया जाएगा। ये गलत है, 17 परिपथ नहीं है, 12 परिपथ का चुनाव किया जाएगा, जिसमें हेरिटेज साइट भी होंगी। आगरा, लखनऊ, कानपुर वगैरह की, आगरा है, अलीगढ़, लखनऊ है, बनारस की होंगी। और उसी के साथ साथ महाभारत रामायण सर्किट होगा, रामायण सर्किट है, महाभारत सर्किट है, रामायण परिपथ, जैन परिपथ है, सूफी परिपथ है, ये सारे परिपथ उसके अंदर होंगे, जिसके तहत ये 12 सर्किट हैं जिसकी शुरुआत की जा रही है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब प्रदान किया गया था, 1998 में। 1998 में उत्तर प्रदेश ने पर्यटन को दर्जा दिया था। तभी से लेकर उत्तर प्रदेश में होटल बनाना है पर्यटन के लिए या कुछ भी बनाना है तो सरकार बाकायदा उसको लोन देती है सब्सिडाइज रेटों पे।
राज्य पर्यटन विभाग द्वारा किस योजना का संचालन किया जा रहा है? राज्य पर्यटन विभाग द्वारा किस योजना का संचालन किया जा रहा है जिसके माध्यम से भारतीय मूल के विदेशियों को भारतीय पूर्वजों की खोज की जाती है? क्योंकि जैसे मैं कहता हूं भारत का इतिहास यूपी और बिहार का इतिहास है, तो वैसे ही ये है। तो डिस्कवर यूर रूट्स योजना है, डिस्कवर और रूट योजना के द्वारा सरकार इसकी शुरुआत कर रही है। 2015 से ये योजना सरकार ने चला रही है। जो अगर आपकी पूर्वजों की जड़ थी तो आप आ जाइए, इसमें कुछ पैसा आपको देना पड़ेगा। अगर आपके पूर्वजों की खोज होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो आधा पैसा सरकार आपको रिफंड कर देगी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में किसी निजी मकान मालिक द्वारा अपने मकान का अधिकतम 5 कमरे पर्यटकों को किराए पे देने की योजना का संचालन किया जा रहा है। मतलब अधिकतम 5 कमरे को है दे सकते हैं। एक तरह से पेइंग गेस्ट हाउस स्कीम है, और इसका नाम भी क्या है? इसका नाम भी जो है वो क्या है? इसका नाम यही है, पेइंग गेस्ट हाउस स्कीम है। 2 स्कीम है, ये चल रही है 1994 से ये स्कीम चल रही है। भारत में बौद्ध परिपथ के अंतर्गत आने वाले जिलों में पर्यटन स्थलों के विकास हेतु बौद्ध परिपथ योजना का संचालन किस देश की सहायता से चला जा रहा है? तो वो जापान की सहायता से चला रहे हैं। और यूपी में किसके नाम से? यूपी में दक्षिणी कोरिया के सहयोग से सरयू नदी के तट पर बन रहा है। जापान की सहायता से बौद्ध परिपथ योजना के प्रथम चरण में बौद्ध परिपथ के अंतर्गत आने वाले सारनाथ, देवरिया, मऊ, कुशीनगर, श्रीवास्ती, सिद्धार्थनगर, कौशाम्बी आदि के पर्यटन स्थलों के विकास हेतु कुछ कार्य किए गए थे। बौद्ध परिपथ का ये दूसरा चरण है जिसको लागू किया जाएगा। मैत्रेय योजना का शुभारंभ प्रदेश में किस वर्ष किया गया था? मैत्रेय योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? जो मैत्रेय योजना है उससे संबंधित क्वेश्चन है। कुशीनगर में जो बुद्ध भगवान है उससे संबंधित मैत्रेय योजना शुरू की थी। बुद्ध भगवान के आसपास के जो शहर हैं उसकी की गई थी, और उनकी भव्य 500 फीट ऊंची प्रतिमा लगाने की इसमें बात की गई है। तो ये कहां से है? 2013 से मैत्रेय योजना शुरू की गई है, 2013 से। यूनेस्को के विश्व मूर्ति धरोहर सूची में शामिल प्रदेश के स्मारकों पर विचार कीजिए। ताजमहल को 1983 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। बात सही है, 1983 में ताजमहल को शामिल किया गया है। आगरा किला को 1990 में, फतेहपुर सीकरी को 1986 में। गलत, सॉरी, बी होगा। उत्तर प्रदेश विशेषांक के अंदर हमने यूनेस्को के संबंधित की क्वेश्चन एक नहीं कई बार हमने इसको देखा था, हमने इसको पढ़ा था, और हमने इसके अंदर से काफ़ी क्वेश्चंस कर भी लिए थे। यूनेस्को कौन कौन से हैं, कौन से नहीं है। जो आगरा का किला है 1983 में ताजमहल के साथ ही एक साथ बना था, और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था आगरा को 1983 में। प्रदेश का वह स्थल जहां से गेरिक मृदभांड संस्कृति से लेकर गुप्त काल तक के अवशेष मिले हैं। यहां से प्राप्त अवशेष मुख्यतः चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृत अवशेष, गुप्त काल के अवशेष मिले हैं मृदभांड से, जहां से धान की खेती के भी अवशेष मिले हैं। स्टैटिक पोर्शन की जो हमारी गिली सीरीज चल रही है जिसमें है कि अब नहीं रुकेगा प्री, उसके अंदर हम लोग इस बात को देख चुके हैं। वो कौन सा है? अतरंजी खेड़ा है। वो कहाँ पे है? मेरठ जिले में है अतरंजी खेड़ा। और उत्तर प्रदेश में हड़प्पा से संबंधित जितने भी स्थल हैं उन सबको हम लोगों ने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल भी दिया है। अतरंजी खेड़ा मेरठ जिले में काली नदी पर स्थित है। वहां से गिरी की मृदभांड संस्कृति से लेकर गुप्त काल तक के अवशेष मिले हैं। एक मिनट डियर, क्लास का शेड्यूल देख दूं। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन, महाजनपद काल में अयोध्या किसकी राजधानी थी? पढ़ चुके हैं, कौशल की राजधानी थी अयोध्या। टाइम खराब नहीं करेंगे, बहुत पुराने क्वेश्चन है, परंपरागत ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। महाजनपद काल में उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छिद्र थी। पढ़ चुके हैं, गोदावरी नदी के किनारे है। यूपी स्पेशल में हमने इसको पढ़ा, स्टैटिक पोर्शन में पढ़ा, एक नहीं कई बार हमने इसको पढ़ा है। यह अपनी
सांस्कृतिक गतिविधियों व स्थापत्य कला के लिए चर्चित रहा है कौन सा? साहित्य व स्थापत्य कला, अटाला मस्जिद, लाल दरवाजा, जामा मस्जिद। लाल दरवाजा भूल भी जाओ कोई दिक्कत नहीं है, अटाला मस्जिद और जामा मस्जिद ने बता दिया। ये कौन सा है? जौनपुर है। ये कौन सा है? जौनपुर है, जहां पे इसके बारे में ये बात चल रही है। आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या? जौनपुर है जहां ये बात चल रही है। जौनपुर की स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक ने की थी, 1358 में की थी जौनपुर की स्थापना। मोहम्मद बिन तुगलक जोना खान के सम्मान में की थी। एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के सम्मान में जौनपुर की स्थापना की गई थी। कुमारगुप्त प्रथम के 2 शिलालेख तथा स्कंदगुप्त का 1 शिलालेख मिला है। यूपी स्टैटिक पोर्शन हमने करा था गढ़वा, प्रयागराज में है गढ़वा, वहां से ये मिला है। शिलालेख में 2 स्कंदगुप्त के 2 मिले हैं, कुमारगुप्त के 2 शिलालेख, स्कंदगुप्त का 1 मिला है। कुमारगुप्त के 2, स्कंदगुप्त का 1 मिला है। गढ़वा, गढ़वा कहां पे है? प्रयागराज में है, जहां पे ये मिला है। अगर जो विद्यार्थी लगातार हमसे जुड़े हुए हैं ना, मेरे चैनल पे जुड़े हुए हैं और सारी वीडियो देख रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे रिवीजन कितनी फास्ट हो रही है। 71-75 की जो कल क्लास हुई थी उसके अंदर अगर आपने नोट करा हो 175 सीरीज में कितनी जल्दी फास्ट रिवीजन हो गई थी 1 घंटे के अंदर। मुझे भी नहीं लगा था 175 सीरीज 1 घंटे में हो जाएगी, मैं भी सोचा 2-3 पार्ट बनेंगे इसके, मगर होगी। कारण क्या था? MCQ सीरीज में रिवीजन हो चुकी है, अब ये फास्ट रिवीजन का मोड है और रिवीजन उसी को लग रही होगी जिसने पढ़ा होगा। जिसने नहीं पढ़ा होगा उसे रिवीजन लग भी नहीं रही होगी, क्योंकि उसके लिए सब कुछ नया है। 1659 में औरंगजेब ने इस स्तर पर हुए युद्ध में शाह शुजा को पराजित कर उत्तराधिकार में निर्णायक सफलता प्राप्त की थी। कहां पे? खंजवा। खंजवा है, यहां पे हुई थी। यह प्रयागराज के समीप था खंजवा। मुगल उत्तराधिकारी युद्ध से संबंधित है। 1659 में युद्ध हुआ था, यहां पे औरंगजेब ने इसमें सफलता प्राप्त की थी। उत्तराधिकार के युद्ध सारे करवाए हैं आपको सीरीज वाइज। सामोगढ़ का युद्ध, धर्मट का युद्ध, याद कुछ आ रहा हो तो। सारनाथ जो अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में किन दो नदियों के संगम पे? गंगा व वरुणा। वाराणसी का नाम भी वरुणा नदी पर रखा गया था। 80 घाट का नाम 80 नदी पर, मेन गंगा नदी, मगर उसका बहाव क्षेत्र ज्यादा है, अपवाह क्षेत्र ज्यादा है, इसीलिए गंगा इसको प्रसिद्ध हो गया। मगर वरुणा और 80 BC के अंदर मिलती हैं। वह स्थल जहां से बीरबल के रंग महल तथा मुगल टकसाल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बीरबल के रंग महल और मुगल काल, बीरबल का रंग महल की बात की जाए तो आपको पता ही है इसका आंसर क्या होगा? कालपी। कालपी इसका आंसर होगा, कानपुर के पास कालपी इसका आंसर होगा। आवाज आ नहीं रही क्या? कालपी में चंदेलों का शासन स्थापित था। 12वीं शताब्दी के अंत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालपी को दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया। यह स्थान बीरबल की जन्मभूमि है, जहां से बीरबल के रंग महल व मुगल टकसाल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। महाजनपद युग में महाजनपद 16 थे, जिसमें से 8 अकेले यूपी में हैं। यह नगर वत्स जनपद की राजधानी था तथा यहाँ का राजा उद्यन था। उद्यन के बारे में हिस्ट्री में एक बार नहीं कई बार पढ़ा होगा। जनपद वत्स की राजधानी कौशाम्बी है, इसका आंसर ही निकल गया इसी से। पुराणों के अनुसार हस्तिनापुर के राजा निचक्षु ने हस्तिनापुर के गंगा के प्रभाव में जाने के बाद यह नगर की स्थापना करवाई थी। कौशाम्बी है जिसकी स्थापना हुई थी, कौशाम्बी। वह स्थल जो सिद्धार्थनगर शहर से 20 किलोमीटर की दूरी पर नेपाल सीमा के पास स्थित है। सिद्धार्थनगर शहर से 20 किलोमीटर दूरी पर नेपाल सीमा पर स्थित है। बौद्ध काल में यह शाक्य गणराज्य की राजधानी था। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन यहाँ के शासक थे। इतना भी हो गया। कपिलवस्तु, इतना तो हम पढ़ चुके हैं हिस्ट्री में। बौद्ध साहित्य जो है रटा हुआ है आपको। सैंधव सभ्यता के दौरान प्रदेश के किस स्थल के कपास उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं? आलमगीरपुर, पढ़ चुके हैं, एक बार नहीं कई बार हो गया है।
मेरठ के समीप है, हिंडौन नदी के किनारे स्थित है। आलमगीर के समय संध्या सभ्यता के पूर्वी विस्तार की पुष्टि होती है। यह संध्या सभ्यता का अंतिम पूर्वी क्षेत्र था। कपास उत्पादन के लिए ये मशहूर है। लंकाई चीनी जापानी वर्मी कोरियाई मंदिर कहाँ स्थित है? लंकाई चीनी जापानी वर्मी कोरियाई मंदिर कहाँ स्थित है? कुशीनगर। बौद्ध धर्म के लिए समर्पित है यह मंदिर, जिसकी स्थापना की गई थी कुशीनगर में। कुशीनगर में कई दर्शनीय स्थल हैं, जिसमें रामाभर स्तूप है, बाटथाई मंदिर है, राजकीय बौद्ध संग्रहालय है, लंकाई चीनी जापानी वर्मी कोरियाई मंदिर है, बिरला बुद्ध मंदिर है, शिव मंदिर है, राम जानकी मंदिर है, कई हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण ना होने के कारण ये पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ नहीं पा रहा। अब सरकार पर्यटन पे ध्यान दे रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो जाए तो ये बौद्ध का परिशिष्ट बौद्ध जो है परिपथ बहुत अच्छा बन सकता है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष की गई? 1957 में की गई, लखनऊ में। पढ़ चुके हैं, यूपी स्पेशल के अंदर रिवीजन सीरीज है, इसलिए इस पर टाइम खराब नहीं करेंगे अब इस समय। थारू जनजाति को संस्कृति संग्रहालय, थारू जनजाति तराई क्षेत्र में मिलती है, लखीमपुर गोरखपुर में, मगर इसका जो बलरामपुर में मिलती है, मगर इसका जो केंद्र सांस्कृतिक संग्रहालय है वो कहाँ मिलता है? बलरामपुर में मिलता है। बौद्ध व जैन दोनों धर्मों से संबंधित राजकीय बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर है। बौद्ध व जैन धर्म दोनों का पालना कहा जाता है उत्तर प्रदेश को, और उत्तर प्रदेश में कुशीनगर को जो है, अगर पूछा जाए डिस्ट्रिक्ट तो कुशीनगर, स्टेट पूछा जाए तो यूपी है। दोनों में राजकीय बौद्ध संग्रहालय है। 25 किसके कार्यकाल में अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थापित की गई थी? फैजाबाद से लखनऊ आई थी नवाब आसफउद्दौला। नवाब आसफउद्दौला के राज में यह राजधानी का काम हुआ था। लखनऊ में सबसे प्रसिद्ध उत्तर मुगल काल में तब मिली जब अवध के सूबेदार शहादत खान ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर नवाब आसफउद्दौला के समय अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ लाई। तब से वाजिद अली शाह तक वह सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र रह रही है लखनऊ। किसके कार्यकाल में अवध की राजधानी फैजाबाद? ये भी पढ़ चुके हैं, रिपीट हुआ है। जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी 468 ईस्वी पूर्व में कहां पर अपने शरीर का त्याग किया था? तो पावानगर में किया था। पावानगर में इन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था। जैन तीर्थंकर ने त्याग किया था, पावानगर में किया था इसका त्याग। इस स्थल पर वट वृक्ष के नीचे बैठकर महर्षि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाई थी। यह प्रायः प्रत्येक मास में भागवत सप्ताह का आयोजन होता है। यह स्थान कौन सा है? तो यह स्थान है शुक्रताल है यह स्थान शुक्रताल मुजफ्फरनगर जिले में स्थित है, जहां वट वृक्ष के नीचे बैठकर महर्षि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाई थी। प्रत्येक माह में भागवत सप्ताह का आयोजन होता है। यहाँ पे अनेक मंदिर भी स्थित हैं। इसके परिक्रमण पथ पर मानसी गंगा, राधा कुंड, श्याम कुंड आदि कई पवित्र सरोवर मंदिर हैं। इसके परिक्रमा पथ पर मानसी गंगा, राधा कुंड, श्याम कुंड आदि कई पवित्र मंदिर स्थित हैं। वो कौन सा है? वो गोवर्धन, ये तीर्थ स्थली बता रहे हैं। कौन सा है वो गोवर्धन वो है। गोवर्धन यह समतल से 100 फुट ऊंचा है। मथुरा से 23 किलोमीटर की दूरी पर है। गोवर्धन का परिक्रमण पथ 21 से 22 किलोमीटर है। ये सब कुछ भाग राजस्थान में पड़ता है। मानसी गंगा, राधा कुंड, श्याम कुंड आदि इसके कई सरोवर हैं। बहू बेगम का मकबरा पढ़ चुके हैं लखनऊ में, यूपी स्पेशल। बाईसवें जैन तीर्थंकर श्री नेमिनाथ का जन्म कहां हुआ? जो कि आगरा से 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। आगरा से 30 किलोमीटर दूरी पर नेमिनाथ का जन्म शोरीपुर। स्टैटिक पोर्शन में हमने पढ़ा था, जितने भी तीर्थंकर हुए हैं उत्तर प्रदेश में, बनारस से संबंधित जितने भी हुए हैं और भी हुए हैं, वो सभी के बारे में हमने पढ़ा था। ये 22वें नंबर पे तीर्थंकर थे श्री नेमिनाथ जी, 22वें नंबर के तीर्थंकर। सूफी संत हाजी वारिश अली शाह की मजार कहाँ स्थित है? बहुत ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। कहाँ स्थित है? देवा शरीफ में स्थित है। देवा शरीफ, ऑप्शन डी। बाराबंकी से 12 किलोमीटर दूर है देवा शरीफ। यहाँ प्रसिद्ध सूफी संत वारिश अली शाह की मजार है। उसे वार्षिक उस पर कार्तिक का बहुत बड़ा मेला भी वहां पे लगता है।
मुगल काल में वह मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था जहां जहांगीर व अकबरी महल मोती मस्जिद है। अगर ये भी ना पूछा जाए ना, ये तो बता ही देंगे आप आगरा है। अगर मुस्लिम शिक्षा का केंद्र पूछा गया है पहले भी, वो कहां पे है डियर? आगरा था मुस्लिम शिक्षा का केंद्र। यमुना नदी के तट पर स्थित है। 1504 में आगरा की स्थापना सिकंदर शाह लोदी ने की थी। मुगल शासक के संस्थापक बाबर ने इसे अपनी राजधानी बनाया, जो कि औरंगजेब के समय तक रही थी। शाहजहां ने जहांगीरी व अकबर महल मोती मस्जिद स्थापत्य का सर्वोच्च प्रतीक ताजमहल का निर्माण करवाया था। शाहजहां ने कहां पे? आगरा। प्राचीन काल में वह कान्यकुब्ज के नाम से कन्नौज या मयोध्या श्री, कन्नौज का पुराना नाम मयोध्या श्री भी था, कन्नौज के नाम से प्रसिद्ध था। इसका उल्लेख टॉलमी के द ज्योग्राफी, पतंजलि के महाभाष्य, कई पुराणों, महाभारत व चीनी यात्रियों की यात्रा से वर्णन प्राप्त होता है। वो कौन सा है डियर? कन्नौज। कन्नौज है वो। प्राचीन काल में कन्नौज कान्यकुब्ज के नाम से प्रसिद्ध था। इसका उल्लेख टॉलमी के ग्रंथों में मिलता है। सबसे प्राचीन बस्ती के साक्ष्य मृत भांड भी यहीं से प्राप्त हमें हुए हैं। यह प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित है, जहां वनवास काल में सीता, राम, लक्ष्मण जी ने 12 वर्षे कुछ अधिक समय तक निवास किया था। जनश्रुति के अनुसार यहां महर्षि वाल्मीकि भी रहे हैं। दक्षिणी भाग में स्थित है और वनवास काल में सीता, चित्रकूट। जनश्रुति के अनुसार यहां महर्षि वाल्मीकि भी रहे हैं। ये कहां? चित्रकूट। और चित्रकूट में तुलसी झरने पर देश यूपी का पहला स्काई वॉक बनाया गया है, शीशे का। वनवास काल में 12 वर्ष कुछ अधिक समय तक चित्रकूट में निवास किया था। यहां राघव प्रयाग, कैलाश घाट, राम घाट, घृतकल्प घाट आदि 24 घाट स्थित हैं। वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया था। 60,000 ऋषियों की सभा में संपूर्ण वाचन का किया था। कहां पे? नैमिष नारायण है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है ये, एक बार नहीं कई बार। वर्तमान में नैमिष नारायण को वर्तमान में सीतापुर के नाम से जाना जाता है। प्राचीन स्थल है। यहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था। इसे 60,000 ऋषि मुनियों की सभा भी कहा जाता है। ये बढ़िया क्वेश्चन। ये स्तूप है और इनका है स्मारक जहां जहां ये पाए जाते हैं। तो सबसे पहला कौशाम्बी। कौशाम्बी में कौन सा पाया जाता है? सहित महित कौशाम्बी में सहित महित पाया जाता है। कुशीनगर में रामाभर स्तूप पाया जाता है। सारनाथ में घोषित राम और श्रीवास्ती में धमेक सकूब। 4 3 2 1 ये रहा इसका आंसर। ये स्तूप याद रखना, धमेक सकूब स्तूप याद रखना। कौशाम्बी में सहित में सब, कौशाम्बी में, कुशीनगर में रामाभर है और सारनाथ के अंदर घोषित राम, श्रीवास्ती के अंदर धमेक स्तूप है। प्रदेश का वह स्थान जहां से हर्षवर्धन का ताम्रपत्र मिला, जिसमें हर्ष की वंशावली प्रशासनिक रचना मिलती है। हर्षवर्धन का ताम्रपत्र के बारे में हमने डिटेल में बात की थी स्टैटिक पोर्शन में, अब नहीं रुकेगा प्री सेक्शन में, ठीक है। जहां पे क्विक रीजन सीरीज हमने शुरू की थी। बांसखेड़ा, बांसखेड़ा ये है शाहजहांपुर जिले में, गंगा नदी के तट पर है। बांसखेड़ा से 628 ईस्वी में ताम्रपत्र मिला है, जिसमें हर्ष की वंशावली प्रशासनिक संरचना आदि प्राप्त होती है। यह अभिलेख, इस अभिलेख में पुष्यभूति के अतिरिक्त हर्ष के समस्त पूर्वजों, राज्यवर्धन के सैनिक अभियानों, प्रशासनिक इकाइयों का वर्णन मिलता है। मुगल काल में यह राजधानी रही। मुगल काल में 2 ही राजधानी रही थी, अपना आगरा, फतेहपुर सीकरी और औरंगजेब के बाद दिल्ली। मुगल काल में यह राजधानी रही। यहां शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, जोधा बाई का भाई ने बाई होगा, जोधा बाई का महल, दीवाने खास, मरियम महल आदि स्थित था फतेहपुर सीकरी। पंचमहल भी यहीं स्थित था, फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट, वह मुगल शासक
जिसने कौशाम्बी स्थित अशोक स्तंभ को प्रयाग में अपने किले में स्थापित करवाया, जिस पर हरिसेन रचित गुप्त वंशीय समुद्रगुप्त का भी समुद्रगुप्त का भी लेख है। कौशाम्बी में स्थित अशोक स्तंभ को प्रयाग में अपने किले में स्थापित करवाया था, जिस पर हरिसेन रचित गुप्त वंशीय समुद्रगुप्त का भी उल्लेख है। अकबर था डियर, वो अकबर ने ये काम किया था। प्रयागराज, अकबर ने यह काम प्रयागराज गंगा जमुना दृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित है। अकबर ने कौशाम्बी स्थित अशोक स्तंभ को प्रयाग में अपने किले में स्थापित करवाया था, जिस पर हरिसेन रचित गुप्त वंशीय समुद्रगुप्त का भी उल्लेख मिलता है अशोक स्तंभ में। इसमें समुद्रगुप्त की सैनिक व कलात्मक गतिविधियों की जानकारी मिलती है। गुप्त काल में यहाँ उनके धार्मिक सांस्कृतिक राजधानी थी। गुप्तों के पतन के पश्चात प्रयाग पर हर्षवर्धन, गुर्जर प्रतिहार, चंदेलों व गैड़ वालों का आधिपत्य रहा। अकबर ने प्रयाग की पुनर्स्थापना कर 1574 में इसे इलाहाबाद का नाम दिया था अकबर ने, जिसे 444 बाद बदलकर अकबर अक्टूबर 2018 में पुनः प्रयागराज कर दिया था। हर्षवर्धन प्रति 5 वर्ष प्रयाग में महापोक्ष परिषद का आयोजन करता था। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, महापोक्ष परिषद का आयोजन कहाँ होता था, तो वो प्रयाग में होता था। तो डियर, ये हमारी पर्यटन की सीरीज खत्म हो गई है। ये हमने पर्यटन से संबंधित सभी प्रकार के क्वेश्चंस को कर लिया है, देख लिया है। इसको आप देख लेना। 1-2 सीरीज वैसे तो अब टाइम नहीं है कि हम कुछ और आपको इंट्रोड्यूस करवाएं। इस समय जो करंट अफेयर का चल रहा है उसी को थोड़ा सा हम अब आगे उसी को बढ़ाएंगे, करंट अफेयर को करेंगे, स्टैटिक पोर्शन वगैरह को तो अब टाइम है नहीं। बाकी अगर और कुछ नज़र में आया नया तो हम उसको देखेंगे। आप लोग बने रहिएगा। टेलीग्राम जो चैनल है हमारा यूपीएससी विद नवीन अग्रवाल, इस पर आप जुड़ जाइएगा। एक हमने ओपन कर दिया है आप लोगों के लिए, उससे संबंधित जितने भी फैक्ट हैं या जितनी भी कोई सूचना है उससे हम लोग जुड़े रहेंगे। जब क्लास नहीं होगी तब भी हम लोग उससे जुड़े रहेंगे। कोई सूचना होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई क्लास की पीडीएफ वगैरह होती है तो उस पर हम लोग डाल देते हैं। यूपीएससी विद नवीन अग्रवाल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उससे जुड़ सकते हैं। ये सारे पीडीएफ भी आपको उसी में मिल जाएंगे। इन पीडीएफ को डाउनलोड करके आप अपनी इच्छा के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं, इनका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो मिलते हैं डियर शाम को इसी उत्साह के साथ, इसी जोश के साथ। थैंक यू क्लास एंड हैव ए नाइस डे।